पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि नंतियन तेजी से आगे बढ़ता है। पाथ में अंधेरा था, लेकिन सुमिंग और बाकी लोग डार्कनेस में भी साफ देख सकते थे। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी टनल का ग्राउंड। वो पूरा रेड था, जो क्रैक के रास्ते से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों जगहें दो अलग वर्ल्ड्स हों। सुमिंग की आंखों में हल्की सी ग्लिंट आती है जब वो टनल के रेड ग्राउंड को देखता है। वो आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसका पैर रेड ग्राउंड पर पड़ता है, एक धीमी डरावनी आवाज गूंजती है, तुम आखिरकार आ ही गए, अब आगे। जैसे ही वो आवाज गूंजी, सू मिंग के शरीर में एक जोरदार झटका दौड़ जाता है और उसके सिर में तेज बूम गूंजता है। वो आवाज इतनी एज्ड थी कि उसमें अनगिनत जीवन कालों का अनुभव था, जैसे वो सदियों से समय की नदियों में तैर रही हो, जैसे वो सोल के अंदर तक गूंज रही हो। सुमिंग की सोल कांप उठती है। एक पल में ही उसकी आंखों में परप्लेक्सिटी छा जाती है। वो होर्स और एज्ड आवाज सुमिंग के दिमाग में गूंजती रहती है और पूरे शरीर में ऐसे फैलती है जैसे कोई हल्की सी लहर हो, जिससे उसका शरीर कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाता है। यू आर फाइनली हियर। सुमिंग के मन में लाइटनिंग जैसी आवाज गूंजती है। हन माउंटेन का एंसेस्टर। सुमिंग का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। अच्छा हुआ कि वो अभी मास्क पहने हुए है और सिर झुकाए है, वरना कोई उसकी अजीब हालत देख लेता। वो आवाज उसके दिमाग में थंडर की तरह गूंजती रहती है, जिससे सुमिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है, जैसे कोई डरावना सपना देख रहा हो। डोंगफांग हुआ की एंग्शियस आवाज उसके कानों में आती है, सर मोसू। डोंगफांग हुआ सबसे पहले सुमिंग के अजीब बर्ताव को नोटिस करता है। उसने देखा कि सुमिंग जैसे ही रेड ग्राउंड पर कदम रखता है, वैसे ही फ्रीज हो जाता है। सुमिंग गहरी सांस लेकर कहता है, कुछ नहीं, टनल का ग्राउंड थोड़ा अजीब है। सुमिंग आगे बढ़ता है। उसके सामने नंतियन और बाकी लोग उसे क्वेश्चनिंग नजरों से देख रहे थे। नंतियन आंखें सिकोड़कर सुमिंग को गौर से देखता है। वो सुमिंग की बात पर पूरी तरह यकीन नहीं करता, लेकिन कोई पक्का क्लू भी नहीं पकड़ पाता। नंतियन सॉफ्टली एक्सप्लेन करता है, ये तुम्हारा पहली बार यहां आना है, तो हैरान होना नॉर्मल है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ग्राउंड और भी लाल होता जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे खून पर चल रहे हों। एंसेस्टर की टूम्ब में भी शायद ऐसा ही होगा। नंतियन इतना कहकर आगे बढ़ जाता है। डोंगफांग हुआ सुमिंग के बगल में चलता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो सुमिंग के सबसे पास था, इसलिए उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो नंतियन और बाकी को नहीं हुआ। उसे लगा जैसे सुमिंग के बाल बिना हवा के उड़ रहे थे और मास्क पर भी कुछ अजीब बदलाव दिखे। उसे वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे मास्क में जान आ गई हो। डोंगफांग हुआ और कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, बस सुमिंग के पीछे पीछे सावधानी से चलता है। सुमिंग पूरे रास्ते चुप रहता है। उसे पूछने की जरूरत नहीं थी। डोंगफांग हुआ, नंतियन और श्वेनलुन के एक्सप्रेशन से साफ था कि उन्होंने वो एज्ड आवाज नहीं सुनी, सिर्फ सुमिंग ने ही वो आवाज सुनी थी। हल्के हल्के सुमिंग को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई बुला रहा है। वो सेंसेशन टनल के एंड से उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती है और जैसे जैसे वो पास जाता है, वो बुलावा और स्ट्रांग होता जाता है। सुमिंग सोचता है, मुझे पता था हैन माउंटेन का एंसेस्टर मरा नहीं है। वो आवाज उसी की है, लेकिन उसने फाइनली क्यों कहा? सुमिंग दायां हाथ भींच लेता है। उसकी उंगलियों के नाखून फ्लैश में घुस जाते हैं। दर्द होता है, लेकिन उसके दिल में जो जायंट मिस्ट्री है, उसके मुकाबले ये दर्द उसे असली महसूस कराता है, उसे खुद के होने का एहसास दिलाता है। सुमिंग सोचता है, मुझे दर्द चाहिए ताकि मैं खालीपन महसूस न करूं। मैं हन चंगजी की पिटी और उसकी कॉम्प्लिकेटेड नजरों के बारे में नहीं सोचना चाहता। मैं ये भी नहीं सोचना चाहता कि नानतियन ने गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का जिक्र क्यों नहीं किया, जिसने फायर बर्जर्कर ट्राइब को इटर्नल क्रिएशन आर्ट से सील किया था। मैं ये भी नहीं सोचना चाहता कि उस एज्ड आवाज ने फाइनली क्यों कहा। आखिर मेरे साथ क्या हुआ है? मैंने क्या भुला दिया है? मैं कुछ भूला नहीं, लेकिन सुमिंग अपनी मुट्ठी और कस लेता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, नानतियन की बात सच साबित होती है। रेड ग्राउंड और भी गहरा होता जाता है, जैसे सूखे हुए खून के समंदर पर चल रहे हों। नानतियन भले ही यहां कई बार आ चुका हो, लेकिन हर बार रेड ग्राउंड पर चलते हुए उसके दिल में अनजाना सा डर उठता है। उसे पता है टनल में कोई खतरा नहीं, फिर भी वो पूरी तरह अलर्ट और विजिलेंट रहता है। पीछे चाउनू का चेहरा सफेद है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। रेड ग्राउंड उसे बेचैन कर देता है, लेकिन वो अब भी खुद को संभाले हुए है। श्वेनलुन भी सुमिंग की तरह पहली बार यहां आया था। वो कोशिश करता है कि नीचे ना देखे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वो रेड ग्राउंड को इग्नोर नहीं कर पाता। उसके चेहरे पर विशियस लुक आ जाता है, लेकिन फेंटली उसे लगता है जैसे जमीन से अनगिनत मर्डर्ड सोल्स निकलकर चीख रही हों।
श्वेनलुन ठंडी हंसी हंसता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो स्वभाव से ही क्रूर था, उसने जिंदगी में बहुत लोगों को मारा था। उसने सोच लिया कि देखता हूं इल्यूजन्स कितने आते हैं। नंतियन की आवाज दूर से आती है, इस रास्ते पर चलते वक्त ध्यान रखना, यह हमें कोई असली नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह जगह अजीब है, हर किसी को अलग इल्यूजन्स दिखाती है, लेकिन यह पावरफुल नहीं है। मैंने ये कई बार झेला है, बस सह लो, जल्दी खत्म हो जाएगा। डोंगफांग हुआ के चेहरे पर कंप्लेसेंट स्माइल आ जाती है, उसमें हल्की ऑब्सेशन भी है। वो सुमिंग के आगे निकल जाता है और रेड ग्राउंड को देखकर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। उस रेड ग्राउंड पर डोंगफांग हुआ खुद को ट्रांसेंडेंस हासिल करते देखता है। वो खुद को 13 स्पाइन सेक्रीफाइस करते देखता है, फिर बर्जरकर बोन बनते हुए ब्रेक थ्रू पर ब्रेक थ्रू करता है, बर्जरकर सोल रेल्म तक पहुंचता है। वो खुद को आसमान और जमीन के बीच खड़ा देखता है, सिर उठाकर हंसता है। नीचे अनगिनत बर्जरकर ट्राइब्स के लोग उसे पूज रहे हैं, सब उसकी तरफ रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। डोंगफांग हुआ को गॉड ऑफ बर्जरकर्स की स्टैच्यू बनाते देख रहे हैं। सुमिंग चुपचाप आगे बढ़ता है, आंखों में डेज्ड लुक है। रेड ग्राउंड पर चलते चलते उसे अपनी ट्राइब और डार्क माउंटेन दिखता है। वो लेचन को हंसते हुए देखता है, ल्यूडी को घर के पास एक सून बजाते देखता है, चेनशिन को बेलिंग का हाथ थामे मुस्कुराते देखता है। बेलिंग की पीठ उसकी तरफ है, हवा में उसके बाल उड़ रहे हैं। वो वूला को देखता है, जिसका चेहरा खून से सना है। वो सुमिंग की बाहों में पड़ी है और उसका नाम बड़बड़ा रही है। वो एक छोटी लड़की को पिपी को पकड़े देखता है, जो मासूमियत से कहती है, बिग ब्रदर सुमिंग, मेरे पास एक सीक्रेट है, जब आप लौटोगे तो बताऊंगी। वो एल्डर को देखता है, वो बाइलिंग को बर्फ और हवा में अकेले खड़ी देखता है। उसके बाल सफेद हो रहे हैं, वो हाथ में फैंग पकड़े है। स्नो स्टॉर्म इतना तेज है कि सब धुंधला है, लेकिन बाइलिंग के चेहरे पर आंसू साफ दिख रहे हैं। सुमिंग होंठ काट लेता है, इन सब दृश्यों को ऑब्जॉर्व करता है। ये सारे खूबसूरत और दुखद पल एक एक कर रेड ग्राउंड पर दिखते हैं। तभी उसे झटका लगता है, आसमान से एक जायंट ब्लैक हैंड उन दृश्यों पर गिरता है और एक झटके में सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। टूटे शार्ड्स के पीछे एक डार्क वॉइड था और उस वॉइड में एक जोड़ी आंखें थीं। वो आंखें उसे ठंडी नजरों से देख रही थीं, बिल्कुल हार्टलेस, जैसे दुनिया की कोई भी इमोशन उनमें न हो। उनमें एक रूलर वाली अलूफनेस थी। तुम सच में मुझे निराश करते हो। सुमिंग का मन कांप जाता है, एक ऐसी एंजाइटी की लहर उठती है जो उसने कभी महसूस नहीं की थी, और वो झटके में इल्यूजन से बाहर आ जाता है। वो अब भी उसी रास्ते पर था, नीचे अब भी रेड ग्राउंड था। नंतियन आंखें बंद किए खड़ा था, एक्सप्रेशन बहुत अजीब था, कभी मुस्कान, कभी ट्विस्टेड लुक, कभी स्मगनेस, जैसे वो अपनी स्कीम्स का फल देख रहा हो। श्वेनलुन दीवार से टिका था, चेहरे पर विशियस लुक था, उसमें क्रूरटी के साथ साथ हल्की बेबसी भी थी। चोनू जमीन पर घुटनों के बल था, जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी आंखों में मर्डरस ग्लीम थी, जैसे वो गुस्से में जल रहा हो, लेकिन उस गुस्से में भी कमजोरी थी। डोंगफांग हुआ पागल सा लग रहा था, बार बार इधर उधर घूम रहा था, हाथ फैलाकर जोर जोर से हंस रहा था। चेहरे पर सेटिस्फैक्शन और बोस्टफुलनेस थी, वो अपने ही वर्ल्ड में खोया था। सुमिंग सोचता है, अगर मैं अभी अटैक करूं तो सबको, यहां तक कि श्वेनलुन और नंतियन को भी आसानी से मार सकता हूं। नंतियन खुद को होपलेस सिचुएशन में नहीं डालेगा, लेकिन अभी वो इल्यूजन में डूबा है। वो यहां कई बार आ चुका है, इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। तो या तो वो जानबूझकर कर रहा है, या यहां कुछ ऐसा चेंज हुआ है जो उसे भी नहीं पता। सुमिंग आंखें बंद कर लेता है। उसे वो एज्ड आवाज याद आती है जो रेड ग्राउंड पर कदम रखते ही दिमाग में गूंजी थी। उसे वो सब भी याद आता है जो इल्यूजन में फंसे वक्त उसने देखा। सब कुछ तब खत्म हुआ जब डार्कनेस में वो जोड़ी आंखें और दूर से आती। वो कोल्ड आवाज आई। सुमिंग सोचता है, क्या ये चेंज मेरी वजह से हुआ? हन माउंटेन के एंसेस्टर, आखिर तुमने ये सब क्यों किया? सुमिंग आंखें खोलता है, आगे देखता है। वो लोग टनल के एंड पर पहुंच चुके थे। सामने एक स्मूथ स्टोन वॉल थी जिस पर अनगिनत रवीन्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर बना रहे थे। स्टोन वॉल से डार्क लाइट की लहरें निकल रही थीं। सुमिंग को उसमें से स्ट्रॉन्ग रिपेलिंग फोर्स महसूस होती है। सुमिंग सॉफ्टली बड़बड़ाता है, यही सील की जगह होनी चाहिए। सुमिंग की नजर चूनू, डोंगफांग हुआ, नांतियन और श्वेनलुन पर घूमती है। उसे लगता है कि इन चारों के एक्सप्रेशंस और एटीट्यूड्स में कुछ खास बात है। सुमिंग सोचता है, ये सब भी मेरी तरह हैं। सबने रेड ग्राउंड पर अपने अपने इल्यूजन्स देखे। सुमिंग चुप हो जाता है। वो जोड़ी आंखें और वो शब्द उसके मन में गहरे छप गए थे। तुम सच में मुझे निराश करते हो। उस आवाज में कोई इमोशन नहीं थी, बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी जो कभी न पिघले। सुमिंग सोचता है, वो शब्द, वो नजर मेरी इल्यूजन में क्यों आई?
मैंने वो सुनकर नर्वस क्यों महसूस किया। मैं सच में घबरा गया था और बहुत डर भी गया था। सू मिंग ने किसी को मारना नहीं चुना। वो बस खड़ा होकर डोंगफंग हुआ को देखता है, जो अब भी इधर उधर घूमते हुए चेहरे पर डिस्टिंक्ट कंप्लेसेंसी के साथ हंस रहा था। सू मिंग सोचता है, हम जो देखते हैं वो अलग है, लेकिन जो महसूस करते हैं वो एक जैसा है। शायद मैं इनसे जवाब पा सकता हूं। डोंगफांग हुआ बार बार सू मिंग के सामने इधर उधर घूम रहा था। उसकी जोर जोर की हंसी उसके आमतौर पर सतर्क और ताकतवर लोगों पर निर्भर रहने वाले स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और इंसान बन गया हो। उसके चेहरे पर जो घमंड और आंखों में चमक थी वो उसके दिल के सीक्रेट्स को बाहर ला रही थी। डोंगफांग हुआ जोर से बोलता है, आज मैं बर्जर्कर सोल रेल्म पर पहुंच गया हूं। तुम सब मेरी सेरेमोनी में आए हो तो देखो कैसे बर्जर्कर सोल रेल्म का बर्जर्कर खुद की गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की स्टैच्यू बनाता है। डोंगफांग हुआ अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्हें हवा में घुमाते हुए वाइल्ड अंदाज में बोलता है। सू मिंग चुपचाप डोंगफांग हुआ को देखता है। उसे इस इंसान की गहराई से जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों के इंटरैक्शन से सू मिंग समझ गया था कि ये एक नोबडी है जो उतना ही सतर्क है जितना सू मिंग खुद है। वो ताकतवर बनना चाहता था और साथ ही चाहता था कि कमजोर लोग उसकी तारीफ करें। सू मिंग सोचता है, अभी जो ये कर रहा है वही इसका असली रूप है, लेकिन इसमें और मेरे इल्यूजन में क्या सिमिलैरिटी है। सू मिंग चुपचाप डोंगफांग हुआ को ऑब्जर्व करता है। काफी देर बाद उसकी नजर चौ नू पर जाती है। चौ नू जमीन पर घुटनों के बल बैठा है, जोर जोर से हाँफ रहा है, चेहरे पर फिरोशियस लुक है। उसकी लो ग्राउल्स सुनकर लगता है जैसे वो गुस्से में पागल हो गया हो, लेकिन उसकी आंखों में वीकनेस और फ्लिकरिंग लाइट उसके एक्सप्रेशन से टकरा रही थी। सू मिंग सॉफ्टली बड़बड़ाता है, अगर यहां जो दिखता है वो हमारा असली सेल्फ है तो चू नू, क्या उसके नाम में नू गुस्सा जन्म से है? अगर नहीं तो इसका मतलब है कि उसे सबसे ज्यादा इसी गुस्से की जरूरत है। अगर उसे इसकी जरूरत है तो मतलब है कि उसमें गुस्सा ही सबसे कम है। सू मिंग को लग रहा था कि उसने कुछ पकड़ लिया है, लेकिन वो थॉट अभी भी धुंधली थी, जैसे किसी पर्दे के पीछे छुपी हो। मुझे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? सू मिंग आंखें बंद करता है, काफी देर बाद खोलता है और नानतियन को देखता है। नानतियन आंखें बंद किए खड़ा था। उसके एक्सप्रेशंस बार बार बदल रहे थे। प्राइड, डिस्गस्ट, सलननेस, कोल्ड स्नीयर्स, ये सब एक दूसरे में घुले हुए थे, लेकिन ज्यादातर वक्त उसके चेहरे पर प्राइड थी। सू मिंग सॉफ्टली सोचता है, ये इंसान हमेशा चालें चलता है, दूसरों को मैनिपुलेट करता है। मैं इसके साथ ज्यादा वक्त नहीं रहा, लेकिन अब तक की घटनाओं से साफ है कि ये अपनी इंटेलिजेंस पर बहुत कॉन्फिडेंट है। इससे लगता है कि वो क्लूज पकड़कर दूसरों को कंट्रोल कर सकता है और सबको अपनी मर्जी से नचा सकता है। सू मिंग की नजर नानतियन के चेहरे पर है। वो सॉफ्टली बड़बड़ाता है, और ये सू मिंग की नजर श्वेन लुन पर जाती है। ये बहुत क्रूल इंसान है। ये ही फोंग की फैमिली की सोल्स को एक एक कर क्रश कर चुका है जब ही फोंग ने चेन्स ऑफ हैंड माउंटेन चैलेंज किया था। ये क्रूल, रूथलेस है, और अगर कोई उसकी बात ना माने तो मार डालता है। ये ट्रांसेंडेंस रेल्म का पावरफुल बर्जर्कर है, ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म से कहीं ऊपर। इसके स्वभाव से लगता है इसने जिंदगी में बहुत लोगों को मारा है। सू मिंग श्वेन लुन के चेहरे पर रूथलेसनेस देखता है, जैसे उसे किलिंग का शौक हो, लेकिन उस रूथलेसनेस के नीचे एक हल्की हेल्पलेसनेस भी थी। सू मिंग अब सॉफ्टली बिटर अंदाज में बड़बड़ाता है, अब समझ गया, जो चीज तुम सबसे ज्यादा शो ऑफ करते हो वही तुम्हारे पास सबसे कम होती है। जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा दूसरों को दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पास है, असल में तुम उसी के लिए सबसे ज्यादा तरसते हो। श्वेन लुन क्रूल और रूथलेस है, उसका थर्स्ट फॉर ब्लड उसकी पहचान है, लेकिन असल में यही चीज उसके पास सबसे कम है। वो शायद बहुत लोगों को मार चुका है, लेकिन ये सब उसकी हेल्पलेसनेस को छुपाने के लिए है। उसे सुरक्षा का एहसास नहीं है, वो खुद को सेफ महसूस नहीं करता, इसलिए वो अपनी किलिंग्स और क्रूअल्टी का दिखावा करता है ताकि लोग उसे डरें, और वो अपने दिल के डर को छुपा सके। उसे क्रूअल्टी चाहिए, इसलिए वो क्रूअल्टी देखता है। उसे डर है और सुरक्षा चाहिए, इसलिए उसके चेहरे पर हेल्पलेसनेस भी है। सू मिंग अब सब समझ गया था। नानतियन अपनी चालाकी और इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा दिखावा करता है, लेकिन असल में उसी की सबसे ज्यादा कमी है। वो चाहता है कि लोग उसे बहुत कैलकुलेटिव समझें, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी चाह है। चूनू के नाम में गुस्सा है, वो खुद को वायलेंट टेम्पर वाला दिखाता है। यही उसकी प्राइड है और यही उसकी सबसे बड़ी चाह भी है, क्योंकि असल में वो दिल से बहुत कमजोर है। सू मिंग चौनू के गुस्से वाले एक्सप्रेशन के नीचे छुपे डर को देखता है और सॉफ्टली बड़बड़ाता है, अब सच में समझ गया। इन्हें देखकर मुझे अपने मन का हाल समझ में आ गया। सू मिंग स्टोन वॉल के पास टिककर हल्की कड़वी मुस्कान के साथ टनल की छत को देखता है।
मैं हमेशा अलूफ रहा, खुद को काम रखा। यही चीज मेरी सबसे बड़ी कमी और चाह है। मैंने हमेशा अपनी ट्राइब के बारे में सोचना अवॉइड किया, इंडिफरेंस को ढाल बना लिया। लेकिन असल में यही मेरी सबसे फ्रेजाइल मेमोरी है। शायद मैंने सच में कुछ यादें खो दी हैं। इस ब्लड पाथ पर जो इल्यूजन्स देखे, जो आंखें दिखीं और जो शब्द सुने, उन्होंने मुझे इतना नर्वस, इतना अवेयर, इतना अफ्रेड क्यों कर दिया? शायद यही वो चीज है जिसे मैं अपने दिल के सबसे गहरे हिस्से में सबसे ज्यादा छुपाना चाहता हूं। ठीक वैसे ही जैसे श्वेन लून का डर और चूनू की कमजोरी। तो मुझे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? सू मिंग खुद से सवाल करता है, लेकिन उसे जवाब जल्दी ही मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही वो सवाल मन में उठाता है, उसकी आंखों में वही आईज और वही वर्ड्स उभर आते हैं। तुम सच में मुझे निराश करते हो। तो यही असली मैं हूं। अब मैं जानना चाहता हूं कि वो नजर किसकी थी, उसने वो शब्द क्यों कहे, मेरी कौन सी यादें खो गई हैं। अगर सच में मेरी कुछ यादें खो गई हैं, तो क्या उन्हें किसी ने बदल भी दिया? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सच में ऐसा हुआ। सू मिंग आंखें बंद कर लेता है। उसका दिल दर्द और डर से कस जाता है। उसे डर है कि डार्क माउंटेन की सारी यादें बदल दी गई हैं, कुछ गायब हो गई हैं, वो सब झूठी हैं। उसे लगता है कि इस रास्ते से गुजरते हुए उसका एक नया जन्म हुआ है, जैसे वो बदल गया है। ये एहसास हल्का है, लेकिन है जरूर। कितना वक्त बीत गया पता नहीं, लेकिन डोंगफांग हुआ की हंसी अचानक रुक जाती है। उसका शरीर कांपता है, कुछ पल स्टन्ड रहता है, फिर चुपचाप सिर झुकाकर सू मिंग के बगल में बैठ जाता है। चेहरे पर हैरानी है। चूनू भी ग्राउलिंग और हाउलिंग बंद कर देता है। उसके चेहरे का गुस्सा गायब हो जाता है और वो एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ बैठ जाता है। नंतियन कांपता है, धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसकी आंखों में डेज्ड लुक है, जो काफी देर बाद शॉक और अलार्म में बदलती है। वो रिकवर कर जाता है और कुछ मेमोरीज वापस आती हैं। नंतियन को हल्का हल्का याद है कि सू मिंग ने इल्यूजन में उससे अलग तरह से बर्ताव किया था। सू मिंग उसके सामने काल्म खड़ा था और उस वक्त नंतियन पूरी तरह पावरलेस था। नंतियन कांप जाता है। उसे नहीं पता कि ये उसकी गलती थी या नहीं। वो यही मानना चाहता है कि सब इल्यूजन था, लेकिन जब वो सू मिंग को काम नजरों से देखता है तो नंतियन का दिल फिर कांप जाता है। ये बदल गया है। नंतियन की सांसें तेज हो जाती हैं। वो साफ साफ नहीं बता सकता कि सू मिंग में क्या बदला है, लेकिन अब उसमें एक बहुत डरावना एहसास आ गया है। यह डर सू मिंग की पावर या इंटेलिजेंस से नहीं, उसकी आंखों से आ रहा था। नंतियन को लगता है कि सू मिंग की नजरों में एक ऐसी इंपोजिंग लुक है जो उसके अंदर से ही आती है। नंतियन कभी नहीं सोच सकता था कि कोई सिर्फ नजरों से उसके दिल में एंग्जाइटी भर सकता है। सू मिंग सॉफ्टली पूछता है, कुछ गड़बड़ है क्या? नंतियन जल्दी से जवाब देता है, नहीं। नंतियन पहली बार सू मिंग की आवाज सुनकर अनईजी महसूस करता है। सू मिंग अब और कुछ नहीं कहता, आंखें बंद कर लेता है। श्वेन लुन भी सू मिंग को मिले जुले भावों से देखता है। वो भी नंतियन के साथ ही जागा था। उसने भी इल्यूजन में वही महसूस किया जो नंतियन ने किया था। उसे भी लगा कि सू मिंग उसे काम नजरों से देख रहा था। असल में जब सू मिंग ने नंतियन को देखा तो श्वेन लुन का दिल भी कांप गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन उसमें और नंतियन में फर्क था। श्वेन लुन को लगता है यह सब उसकी इल्यूजन से जागने की वजह से हुआ, न कि सू मिंग के बदलने से। उसे बस लगता है कि खुद में कुछ गड़बड़ है। फिर भी श्वेन लुन चुप रहना ही चुनता है और बिना बोले बैठ जाता है। समय बीतता है। 2 आवर्स, 4 आवर्स। टनल के एंड पर अब भी सन्नाटा था। डोंगफांग हुआ और चोनू पूरी तरह जाग चुके थे, लेकिन उनके मन में अब भी वो ड्रीम लाइक मेमोरीज बनी हुई थीं। कई घंटों बाद अचानक टनल में एक झटका लगता है। ऊपर से मफल्ड बूम्स आती हैं। धूल गिरने लगती है, जैसे पूरा टनल कोलैप्स होने वाला हो। टनल के एंड की स्टोन वॉल अचानक तेजी से चमकने लगती है, जैसे वो अब बहुत अनस्टेबल हो गई हो और कभी भी टूट सकती हो। इस सडन चेंज से श्वेन लून की आंखों में तुरंत जोश आ जाता है। वो सील को घूरता है। नंतियन भी ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ स्टोन वॉल को देखता है। उसके दिल में डिजायर बढ़ जाती है। स्टोन वॉल असल में एक डोर थी, या तो आइसोलेशन ग्राउंड्स या एंसेस्टर की ग्रेव का रास्ता। ये डोर सदियों से, शायद उससे भी ज्यादा वक्त से बंद थी, कभी खुली नहीं थी। सील की वजह से कोई आउटसाइडर अंदर नहीं जा सका था, लेकिन अब लेक ऑफ कलर्स ट्राइब बाहर कोई अजीब मेथड से सील तोड़ने की कोशिश कर रही थी, ताकि एंसेस्टर के पास पहुंच सके। ऊपर से लगातार रंबलिंग साउंड्स आ रही थीं। स्टोन वॉल्स की डार्क लाइट और तेज फ्लिकर हो रही थी, जैसे लोगों के चेहरों पर भी। चाउनू, डोंगफांग हुआ, श्वेन लून और नंतियन, सबकी नजरें स्टोन वॉल पर थीं। जैसे ही लेक ऑफ कलर्स ट्राइब बाहर सील तोड़ देगी, यहां की सील भी गायब हो जाएगी। सिर्फ सू मिंग की आंखें बंद थीं। वो खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसी वक्त एज्ड और होर्स आवाज फिर से उसके दिमाग में गूंजती है।
आओ आओ इधर, मैं तुम्हारा बहुत वक्त से इंतजार कर रहा हूं। डेस्टिनी। आसमान में घना फॉग फैला था। अजीब से तारे हल्की रोशनी में चमक रहे थे। आसमान में कई जायंट क्रैक्स थे जो हर देखने वाले को साफ बता रहे थे कि यह स्टारी स्काई नकली है, असल में है ही नहीं। प्लेन्स में अनगिनत वैली से घिरे एक विशाल बिल्डिंग के नीचे वो बिल्डिंग साफ नहीं दिखती थी, क्योंकि चारों ओर फैली फॉग हर किसी की नजर को रोक देती थी। अगर कोई पास जाता तो देखता कि यह बिल्डिंग असल में एक विशाल सोर्ड जैसी फिगर थी। वो तलवार जमीन में तिरछी घुसी थी और उसका ऊपर निकला हिस्सा थाउजेंड्स ऑफ फीट ऊंचा था। वो पूरी तरह ब्लैक थी और किसी अनजान मटेरियल की बनी थी। उसकी सतह पर डेंस स्केल जैसी चीजें थीं। वो दिखने में तलवार जैसी थी, लेकिन कहीं कहीं से एक शिप जैसी भी लगती थी। उस सोर्ड शिप फिगर के तीनों तरफ 3 टॉल ऑल्टर्स थे जो टावर जैसी थी। ऑल्टर्स के रंग व्हाइट, ब्लैक और रेड थे और तीनों एक दूसरे से अलग थे। सोर्ड शिप फिगर से जो एज्ड फीलिंग आ रही थी, उसके मुकाबले ये तीनों ऑल्टर्स जैसे बाद में बनाए गए थे। इस वक्त व्हाइट ऑल्टर खाली था, ब्लैक ऑल्टर भी खाली था। सिर्फ रेड ऑल्टर पर तेज रेड लाइट चमक रही थी। वो लाइट इतनी स्ट्रांग थी कि फॉग को चीरती हुई दूर तक फैलती थी और जो भी उसे देखता उसकी नजरें पूरी तरह लाल हो जाती, चाहे वो कितनी भी दूर खड़ा हो। रेड ऑल्टर के चारों ओर कुछ दर्जन लोग तैर रहे थे। उन्हीं में यान लुआन भी थी। वो रेड रोब में थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो स्पार्कलिंग आईज से सोर्ड शिप फिगर को देख रही थी। हन फेजी चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। उसका चेहरा वेल से ढका था, इसलिए एक्सप्रेशन कोई नहीं देख सकता था, बस उसकी आंखों में ग्लो दिख रही थी। एरिया पूरी तरह साइलेंट था, लेकिन कभी कभी दूर से मफल्ड रंबल्स आती थीं। अगर कोई आवाज की डायरेक्शन ढूंढता तो देखता कि ट्रैंक्विल ईस्ट, पुकियांग और लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के लोग 2 जगहों पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हन फेजी सॉफ्टली विस्पर करती है, हम ट्रैंक्विल ईस्ट और पुकियांग से ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। उन्हें यहां के चेंजेस का पता चल गया होगा। हमारे पास वक्त कम है। यन लुअन सॉफ्टली कहती है। हन चंगजी और पुशियांग ट्राइब के बसरकर को पिछली ट्राइब लीडर और एल्डर ने रोक रखा है, लेकिन हान चंगजी फ्रीजिंग स्काई क्लैन की मेंबर है। हम उसे मार नहीं सकते, नहीं मारना चाहिए। हान फेजी की नजर यन लुअन पर जाती है। यन लुअन सॉफ्टली हंसती है, मैं ध्यान रखूंगी। तुम्हारे फ्रीजिंग स्काई क्लैन में जाने में कोई डिले नहीं करूंगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के उस नए गेस्ट में ऐसा क्या है कि तुमने अपनी आखिरी विश भी उसे बचाने में लगा दी। यन लुअन का चेहरा भले ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन जो उसे जानता था वो उसकी आंखों में छुपी ठंडक देख सकता था। हान फेजी सॉफ्टली जवाब देती है, तुम्हारे पास मेट्स की कमी नहीं, लेकिन मेरे पास कंपेनियन की कमी है। उसकी आवाज प्लेजेंट थी, लेकिन उसमें भी हल्की सी ठंडक थी। यन लुआन सॉफ्टली हंसती है, कंपेनियन? क्या तुम? यन लुआन अपना मुंह ढककर हंसती है, लेकिन बात पूरी नहीं करती। वो हान फेजी को गहरी नजर से देखती है। हान फेजी सॉफ्टली कहती है, अब वक्त आ गया है, सील खोलो और स्लेव ट्राइब्स की मार्क तोड़ो ताकि मैं शांति से जा सकूं। यन लुआन फेंटली मुस्कुराती है, सोर्ड शिप फिगर की तरफ देखती है। उसकी आंखों में अजीब सी लाइट आ जाती है। वो दायां हाथ सीने पर रखती है और हवा में घुटनों के बल बैठ जाती है। अब उसका चेहरा एन्चेंटिंग नहीं, बल्कि पूरी तरह पायस डिवोशन से भरा था। यन लुआन सॉफ्टली आदेश देती है, अलाइन द रून्स। जैसे ही वो बोलती है, आसमान में थंडर गूंजता है और अचानक कई रेड लाइटनिंग बोल्ट्स प्रकट होते हैं। वो आपस में इंटरसेक्ट होकर आसमान में घूमने लगते हैं। उसी वक्त यन लुआन के पीछे लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के दर्जनों लोग हवा में ऊपर उड़ जाते हैं, जैसे लाइटनिंग ने उन्हें खींच लिया हो। वो हवा में रिस्पेक्टफुल लुक के साथ बैठ जाते हैं। लाइटनिंग बोल्ट्स पहले तो बहुत कैओटिक थे, लेकिन जैसे ही दर्जनों लोग हवा में बैठते हैं, सारे बोल्ट्स उन्हें घेर लेते हैं। लाइटनिंग इन लोगों से जुड़कर आसमान में एक कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बना देती है। वो पिक्चर रीलोकेशन रून थी। यन लुआन सॉफ्टली पुकारती है, हन फेजी। हन फेजी बिना कुछ बोले आगे बढ़ती है, पिक्चर के सेंटर में बैठ जाती है, गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लेती है। आसमान में दर्जनों लोग एक साथ चांट करते हैं, स्टैच्यू ऑफ लेक ऑफ कलर्स प्लीज डिसेंड अपॉन अस। उनकी आवाजें मिलकर एक ग्राउल बन जाती हैं। ये ग्राउल पूरे इलाके में गूंजती है और बाहर की दुनिया में हान माउंटेन सिटी के पास लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के माउंटेन पर सारे ट्राइब मेंबर्स क्रॉस लेगेड बैठ जाते हैं। कुछ बर्जर्कर्स थे, बाकी ट्राइब के नॉर्मल मेंबर्स। सब आंखें बंद कर लेते हैं। उसी पल सब अपनी जीभ काटकर फ्रेश ब्लड थूकते हैं। हर बूंद खून आसमान में उड़ती है और मिडेयर में इकट्ठा हो जाती है। लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के समिट पर खून से बनी एक जायंट औरत की फिगर बनती है। उसके चेहरे पर डिग्निफाइड माइट थी। जैसे ही वो प्रकट होती है, रीलोकेशन की लाइट उसके चेहरे के बाहर आती है,
जिससे उसका चेहरा फेड होने लगता है, भले ही वो अभी अभी प्रकट हुई थी। ट्रैंक्विल ईस्ट और पुकियांग ट्राइब के माउंटेन्स पर अजीब सी चुप्पी थी। उनके लोग ये सब चुपचाप देख रहे थे। किसी ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के समिट पर ट्राइब लीडर, एल्डर और कई पावरफुल बजर्कर्स खड़े थे। उनमें 3 बूढ़े भी थे जो जैसे कब्र से निकले हों, उनके शरीर से सड़ांत आ रही थी। ये सब लेक ऑफ कलर्स ट्राइब की तरफ नहीं, बल्कि एक मिडिल एज्ड आदमी की तरफ देख रहे थे जो ब्लू रोब पहने था। उसके रोब पर आइस माउंटेन की पिक्चर थी। वो आदमी बहुत हैंडसम था। उसके बाल बहुत लंबे थे, हाथ पीछे बांधे थे। वो धीरे से कहता है, मुझे पता है तुम्हारे दिल में अनिच्छा है। वो आदमी समिट की तरफ देखता है, लेकिन ये क्लैन के लीडर सन का फैसला है। तुम्हें चाहे पसंद ना हो, लेकिन मानना ही पड़ेगा। 3 रॉटिंग ओल्ड मैन में से एक होर्स आवाज में कहता है, हम हिम्मत नहीं करेंगे। हम इनवॉय के आदेश मानेंगे, लेकिन हनचंगजी अभी अंदर है। मिडिल एज्ड आदमी फेंटली मुस्कुराता है। क्या कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है? पुकियांग ट्राइब के माउंटेन पर भी यही सीन था। लीडर्स और पावरफुल बर्सर्कर्स एक ब्लैक कपड़े वाले मिडिल एज्ड आदमी के सामने रिस्पेक्टफुली खड़े थे। उसके चेहरे पर एक स्कॉर्पियन का मार्क था जो जिंदा जैसा लग रहा था। वो कहता है, लीडर वोंग ने आदेश दिया है कि पुकियांग इस मामले में दखल नहीं देगा। इसी वक्त हान माउंटेन सिटी के हिडन ग्राउंड्स में हान फेजी और बाकी लोग क्रॉस लेगेड बैठकर रीलोकेशन रून एक्टिवेट करते हैं, जो रेड लाइटनिंग बोल्ट से बनी थी। जैसे ही रेड लाइट आसमान में चमकती है, एक अजीब प्रेशर महसूस होता है। लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के माउंटेन पर बनी औरत की फिगर धीरे धीरे नीचे उतरती है। जैसे ही वो प्रकट होती है, आसमान में रिपल्स बनती हैं, पूरे इलाके में गूंजती हैं, जिससे हर पल ट्रेमर्स और तेज होते जाते हैं। जैसे ही रीलोकेशन रून की लाइट अपने पीक पर पहुंचती है, औरत की जायंट फिगर पूरी तरह आसमान में दिखने लगती है। वो औरत की फिगर थाउजेंड्स ऑफ फीट बड़ी थी। वो इंडिफरेंट नजरों से जमीन को देखती है। यन लुआन का चेहरा डिवोशन से भरा था। वो दायां हाथ उठाकर दूर ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के व्हाइट टावर शेप्ड ऑल्टर की तरफ पॉइंट करती है। जैसे ही वो पॉइंट करती है, ट्रैंक्विल ईस्ट के ऑल्टर के बाहर रेड लाइट चमकती है। 4 रेड कपड़ों में लोग अचानक प्रकट होते हैं। उनके हाथों में कई लोगों के सिर थे, जिनकी आंखें मरते वक्त भी गुस्से से भरी थीं। ये चारों एक साथ सिर ऑल्टर पर फेंकते हैं और हाथ स्लैम करते हैं। जैसे ही वो करते हैं, सिर एक्सप्लोड होकर खून में बदल जाते हैं, जिससे व्हाइट ऑल्टर एक पल में लाल हो जाता है। ये सिर ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के उन गेस्ट्स के थे जो यहां आए थे, और लेक ऑफ कलर्स ट्राइब ने उन्हें मारकर उनके खून को सिर में इकट्ठा कर लिया था। अब वो सिर एक्सप्लोड होकर पूरा टावर लाल कर देते हैं। ब्लड स्टेन ट्रैंक्विल ईस्ट टावर गूंजता है। उसमें बड़ी बड़ी क्रैक्स आ जाती हैं। अंदर से रोरिंग साउंड्स आती हैं और अचानक एनर्जी बाहर स्पिल हो जाती है। एनर्जी आते ही आसमान और जमीन का रंग बदल जाता है। ये वो पावर थी जो ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के गेस्ट्स ने सदियों में हिडन ग्राउंड्स खोलते वक्त जमा की थी। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब ने ये एनर्जी तीनों ट्राइब्स के साथ मिलकर जायंट स्वॉर्डशिप फिगर खोलने के लिए जमा की थी। लेकिन इस वक्त सारी एनर्जी लेक ऑफ कलर्स ट्राइब ने चतुराई से अपने लिए ले ली। आसमान में जायंट वुमेन्स फेस मुंह खोलती है और ट्रैंक्विल ईस्ट टावर की तरफ सांस खींचती है। एनर्जी उसकी तरफ दौड़ती है और उसमें अब्सॉर्ब हो जाती है। यन लुआन की आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है। ओपन द पुकियांग डोर। अब ब्लैक पुकियांग टावर भी सिर एक्सप्लोड होते ही लाल हो जाता है, क्रम्बल करता है और सेंचुरी से जमा छी बाहर निकलती है, जो तुरंत वुमेन्स फेस में अब्सॉर्ब हो जाती है। अंत में लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के ऑल्टर से एनर्जी निकलती है। आसमान में थंडरस बूम्स गूंजती हैं। तीनों ऑल्टर्स में क्रैक्स आ जाती हैं। जैसे ही ऑल्टर्स में जमा छी खत्म होती है, वुमेन्स फेस और डिस्टिंक्ट हो जाती है। यन लुआन गहरी सांस लेकर वुमेन्स फेस की तरफ दौड़ती है और उसमें इंस्टेंटली फ्यूज हो जाती है। औरत की भौहों के सेंटर में आ जाती है। ब्रेक द रीलोकेशन सील। अब वुमेन्स फेस की आंखों में अजीब लाइट आ जाती है। वो आसमान से तेजी से नीचे स्वॉर्डशिप फिगर की तरफ आती है। जैसे ही फेस पास आती है, स्वॉर्डशिप फिगर से डिम लाइट निकलती है। यही सील था। वो फैलता नहीं, बल्कि स्वॉर्डशिप के चारों ओर पानी की तरह घूमता है। एक जोरदार क्रैश के साथ लेक ऑफ कलर्स ट्राइब की गॉड ऑफ बजर्कर्स की स्टैच्यू जायंट स्वॉर्डशिप फिगर से टकराती है। यन लुआन की आवाज गूंजती है। हान माउंटेन के एंसेस्टर का सील तब तक नहीं टूट सकता जब तक उसके प्रिंसिपल न समझे जाएं। ये एनर्जी बजर्कर से बिल्कुल अलग है। भले ही लेक ऑफ कलर्स ट्राइब ने रीलोकेशन आर्ट समझ ली हो और पूरी ट्राइब की पावर यूज कर ले, फिर भी सील तोड़ना मुश्किल है। लेकिन गॉड ऑफ बजर्कर्स की स्टैच्यू, रीलोकेशन की पावर और सेंचुरीज की रिसर्च से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि रून के सामने रून यूज करके सील को एक पल के लिए गायब किया जा सकता है। उसी पल में हम अंदर घुस जाएंगे। दोस्तों, मुझे आप सभी की हेल्प की जरूरत है। मेरे अलावा
जिन जिन चैनल पर भी आप अभी दूसरी नोबेल एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं, तो उस चैनल में जब भी कोई नई वीडियो आए तो कमेंट में मेरे चैनल के बारे में बताओ, या ये बताओ कि मैं परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे अगर कोई दूसरा इंटरेस्टेड होगा तो हमारे चैनल में आएगा, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी और हमारा चैनल ग्रो करेगा, जिससे मुझे भी वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं, आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।